हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, सेमेस्टर 2 में हो, सेशन आपका 24-28 है आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है। सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपके एक एमडीसी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम वालों का होते सारी स्ट्रीम में है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है मोनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मैं आज अभी तो पीवाईक्यू जो है मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो उठ कर आएंगे। साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी डाल दूंगा जिससे आप क्लियर हो जाओ। ये क्वेश्चन जो है आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है एग्ज़ाम में। अभी एडमिशन बहुत सारे जो सेमेस्टर 2 वाले हैं, बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हो भी गए हैं और बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट नहीं भी हुए हैं। तो जिस भी कॉलेज में, ज़्यादातर कॉलेज में जो है अभी स्टार्ट होने के कगार पे है, तो वहाँ आपका इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस कहीं कहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी से ही आपको लग जाना है आराम से। फाइनली अब जो है हम क्या करते हैं, बिना देरी के साथ पीवाईक्यू देखते हैं और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा ध्यान से देखना। चलो देखो, जो भी स्टूडेंट्स आप सेमेस्टर 2 के हो, एमडीसी से जो आपका क्वेश्चन पेपर है मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ मैक्सिमम नंबर आपके जो होते हैं 70 मार्क्स के होते हैं। ये तो पता ही होगा, मेजर माइनर, ठीक है। ऊपर के जो आप नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीचे में मेजर माइनर एमडीसी तक आपको 20 नंबर के एमसीक्यू रहेंगे। 20 नंबर के आपको क्या रहेंगे, एमसीक्यू। बाकी आपके जो भी बचे इधर 50 नंबर, उधर आपको लिखने होंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। मेजर माइनर और एमडीसी में समझ में आया। अब नीचे के जो 3 बचेंगे, एसईसी वीएसी और एईसी, इसमें आपको पूछे जाएंगे 70 नंबर के टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि देखो, ये लिखा गया था रूल्स में, बट और भी यूनिवर्सिटी ने इसे नहीं अभी तक लागू किया है। और ये जो है LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या किया है, 70 नंबर के, इसमें नहीं, मतलब आगे वाली बात कर रहे हैं, आपको पूछे जाएंगे। बाकी इसमें आपको बीसी रहने वाले हैं, तो चलो समझो। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू, यानी मुद्रा मूल्य किससे संबंधित है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी, द सुपरफिशियल प्राइस लेवल ऑफ मनी एंड जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सब अपना हिंदी में नीचे देखते चले जाएंगे। मुद्रा की ब्याज दर एंड, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। विच ऑफ दिस इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सी जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति होती है उसके दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है। टिक पे मत जाना, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इन्फ्लेशन मैक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, मुद्रास्फीति धन के वितरण को क्या बनाती है। मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हार्टले, विदर्स, कैंट, मार्शल एंड क्रोथर। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट करेंगे। विच अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड ऑन द नेम ऑफ एनी बिजनेस, ये सारे जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है आप कॉपी में लिख लेंगे उसको, और एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल है, सही है। कौन सा खाता जो है किसी व्यवसाय के नाम पर नहीं खोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी, 1969 में, 1955 में एंड 1921 में, 1954 में। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म तो हर कोई जानते हैं, ऑटोमेटिक टेकन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी एंड ऑटोमेटिक टोटल मनी, ठीक है। इसमें से जो सही होंगे देख लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन, भारतीय जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1935 में, 1949 में, 1969 में, 1918 में, 80 में। तो सर्विस ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक जो बैंकों होते हैं उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या होती है। जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम प्रदान करना, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सारे होंगे ना। लॉकर सुविधा देती है, ऋण और अग्रिम प्रदान, ये सारे सब देते हैं। बाकी ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे
अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वो सब भी सिंपल है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। बाकी और सबका बता ही दिए। अगर आप चाहो तो देखो, ये सारे जो है ना एमसीक्यू आसान है, बट इसमें हमको नहीं बताना है। अगर आप जब कमेंट आ जाएगा कि हाँ सबका आंसर बता दीजिए, वैसे मिल आराम से पता चल जाएगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। इजी है, अगर नहीं चला तो फिर कमेंट कर देंगे हम। अब उसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप में एक बात याद रखना कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज किए जाते हैं, यानी दोबारा उसको छापे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 नंबर के रहेंगे, 20 सॉरी निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन के जो है ना आपको उत्तर देने हैं, यानी कि 5 नंबर के 1 क्वेश्चन हुए, टोटल आपको 20 मार्क्स यहाँ मिले। 20 नंबर पहले, 20 अब भी, कितना हुआ 40। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंक, यानी जो केंद्रीय बैंकिंग है और वाणिज्यिक बैंकिंग, इसके बीच क्या अंतर है वो बताना है। डिस्क्राइब द प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों का वर्णन करें। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो है उसकी क्या सीमाएं हैं, यानी कि उसकी जो लिमिटेशन है, जिसको डिसएडवांटेज भी बोलते हैं ना, वो भी आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कार्यों का क्या करना है, वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। सेम बात है। व्हाट डू यू मीन बाय पेपर मनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर मनी हालांकि पिछले बार भी पूछा गया था, ये सेमेस्टर सिस्टम में नहीं, यानी कि जो अभी हम बता रहे हैं उसमें पेपर मनी पूछा ही, और इम्पोर्टेंट भी है मॉनेटरी वाले में पेपर मनी। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं, यानी कि 10 नंबर के एक क्वेश्चन हो गया तो 30, उधर कितने मिले थे 20 20 40 एंड 30 70 नंबर, और 70 नंबर के आपके क्या होंगे एग्जाम इंटरनल कॉलेज में लिए जाएंगे। डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स फंक्शंस, यानी मुद्रा को परिभाषित करें और इसके कार्य पर चर्चा करना है। मनी इज ए पिवोट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंटिस्ट क्लस्टर एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, मुद्रा एक धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान घूमता है, इस कथन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन क्रिटिकली फीसर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी फीसर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। व्हाट इज द बैंक एंड इसका फंक्शन बताना है, बैंक क्या है और वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्या है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक्स, बैंकों की निवेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन करें। ओवरऑल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इसमें दिखा दिया। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें से है मोस्टली इंपॉर्टेंट, वो हम आपका आंसर बता देते हैं। चलो देखो, पेपर मनी हमारा होता क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं बैंक नोट के नाम से और करेंसी नोट के नाम से, ठीक है। यह रेफर्स करता है फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इशू बाय एंड सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। इट टाइप ऑफ फिएट करेंसी मीनिंग इट्स वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट डिक्री रैदर दैन इनहेरिएंट वैल्यू। इसका दूसरा नाम याद रखना, करेंट करेंसी नोट्स भी है और फिजिकल बैंक नोट्स भी है, ठीक। जो इशू किया जाता है मीडियम ऑफ फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो इशू किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ, पेपर मनी सर्व एज ए कॉन्वीनियंट एंड स्टैंडर्डाइज वे टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन रिप्लेसिंग द नीड फॉर कमोडिटी बेस्ड करेंसी लाइक गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस। अब एग्जाम्पल यहाँ दिया इंडियन रूपी और यूएस डॉलर विच आर वाइडली एक्सपेक्टेड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये था आपका पेपर मनी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब पूछा है उसमें क्या था, वैल्यू ऑफ मनी हमारा क्या होता है। तो देखो यहाँ, वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द परचेजिंग पावर विच इज अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस दैट कैन बी बॉट विद ए यूनिट ऑफ करेंसी, ठीक है। जो हमारा वैल्यू ऑफ मनी यानी कि जो आपका मुद्रा है उसका वैल्यू रेफर्स करता है क्या, परचेजिंग पावर की, क्या हम खरीद सकते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु का उसका जो प्राइस है अमाउंट है वो क्या है, या सर्विस का, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत खरीद सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं विथ ए यूनिट ऑफ करेंसी, ठीक है। जैसे डॉलर, रुपया, कैसे भी ले सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मनी कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर सच एज, वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारा जो फैक्टर है यहाँ पर इन्फ्लेशन,
जो हमारा राइजिंग प्राइस रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। प्राइस जो बढ़ जाता है वो क्या करता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को कम कर देता है। किसी भी सामान का अगर दाम बढ़ जाता है तो डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइस इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जब हमारा प्राइस गिर जाता है तो किसी भी परचेजिंग पावर जो हमारा होता है सामान खरीदने का, परचेजिंग पावर मनी का बढ़ जाता है। एक्सचेंज रेट्स, चेंज इन एक्सचेंज रेट्स कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड टू द अदर करेंसी। तो देखो बैंक नोट एक पूछा गया था, और पेपर मनी किसको बोलेंगे, और वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं किसका है। अब देखो पूछा गया था डिस्कस मनी, या सीधा पूछ देगा व्हाट इज मनी। तो मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू दैट फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इट कैन बी टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग फिजिकल करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो मनी जो होता है आप कैसे करते हो, डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, जो फिजिकल करेंसी होती है उसमें भी डॉलर हो, पैसे हो, रुपीज हो, जिस भी आप कंट्री में हो पैसे तो दोगे फिजिकल में, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है मनी का डेफिनेशन है क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू दैट फैसिलिटेट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आप करना चाहो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन था मनी का। यहाँ पर फंक्शन ऑफ मनी है क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर पूछे मनी के फंक्शन को बताओ तो एडिशनल फंक्शन में आप ये भी लिख सकते हो, क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है और डेवलपमेंट को भी, स्पेशलाइजेशन इनेबल करता है एंड डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोवाइडिंग ए वे टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रैक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ पर जो बोला था मनी क्या है, पिवोट है अराउंड विद द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। इसका मतलब होता है मनी प्ले करता है एक सेंट्रल रोल अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने में। मनी इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट कनेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूडिंग प्राइस फॉर्मेशन, यानी मनी डिटरमाइन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड कॉमर्स में अगर बोले तो मनी फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन एंड एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी इन्फ्लुएंसेज इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल मार्केट, यानी मनी मार्केट, बैंकिंग एंड फाइनेंस आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर कहा गया है क्या, कि मनी जो होता है मैं पिवोट अराउंड होता है इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर के, ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा क्या कि बैंक का डेफिनेशन बताओ। तो बैंक हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग लोन्स एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन। बैंक हमारा आपको क्या करता है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर आप बैंक को क्या करते हो, बैंक में जाते हो तो पैसा निकालते हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, लोन लेते हो, ये सब करते हो। तो ये हमारा क्या करता है, रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा डिपॉजिट यानी जमा करते हैं वो, मेकिंग लोन्स लेना है वो, एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन, और किसी को भी भेज सकते हो पैसा और ले सकते हो, यही हमारा फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन कहलाए। तो सिंपल है, बैंक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी ऑन शब्द में वर्ड में लिख सकते हो। अगर बात करें फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, लेंडिंग। उसके बाद हमारा एडिशनल जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कमर्शियल बैंक्स, इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल बैंक का अगर पूछ दे कि इम्पोर्टेंट बताइए, तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्रेडिट फॉर बिजनेस मैन एंड इंडिविजुअल, फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स, मोबिलाइजेशन सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूजेज, सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर पूछे तो रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैरी वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स आर ऑफ्टन कोरिलेटेड विथ रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, टाइम हॉरिजन। ये सारे पॉइंट को अगर लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स जो है कवर हो जाएंगे। 10 नंबर के हो तो 10 कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके आगे आप अपना डिफाइन कर देना। तो यही सब हमारा क्या था, एक इम्पॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चन थी वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो PYQ था वो भी आपको हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। चैनल में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। सेमेस्टर में साथ है, कोई भी छोटी मोटी अपडेट हो आपको जस्ट वीडियो के साथ बना दिया जाएगा और बता दिया जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, जो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लेना। चलो।